गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को आकाश टीचिंग एग्जाम में स्वागत है। हम अब आपको पढ़ाएंगे परिवहन तथा संचार। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे दंत मंजन, टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से किस प्रकार लाया जाता है? सभी उत्पाद निश्चयी खपत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खेतों एवं कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहाँ से उपभोक्ता उन्हें खरीद सके। ये परिवहन है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुँचाता है, जहाँ ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। अब देखते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के 3 प्रकार के साधन हैं, स्थल, जल, वायु। स्थल में हम 3 तरह के देखते हैं, सड़क के द्वारा, रेलवे के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा। जल के द्वारा हम 2 प्रकार के देखते हैं, अंतर्स्थलीय, सागरीय व महासागरीय मार्ग। वायु के द्वारा हम 2 तरह के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं। भारत में मार्ग एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों, रेल मार्गों का विकास किया गया है। रज्जु मार्गों, केबल मार्गों तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास विशेष सामग्री को विशेष परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। अब देखते हैं सड़क परिवहन। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग में 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। क्या आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंध घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, से लेकर बंगाल को सोनार घाटी तक सुदृढ़ समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान डांट ट्रक रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था। वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता के बीच स्थित है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दिशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय योजना बनाई गई। सड़क योजना 1961 में प्रारंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों से सड़कों का संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों तथा राज्य महामार्गों, जिला प्रमुख सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्थरों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ती है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2020 में 1,36,440 किलोमीटर हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल लंबाई की सड़कों की मात्र 2% है। क्षेत्र की सड़क यातायात के 40% का भाग वहन करती है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। अब देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में जानते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी को जोड़ना है, जो कि लगभग 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। अब देते हैं राजमार्ग। इन मार्गों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। जिला सड़कों के बारे में, ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिलों की अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क का कार्य करती हैं। ग्रामीण सड़कों के बारे में, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ग्रामीण सड़कों की घनत्व प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। अन्य सड़कों के बारे में देखते हैं। अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें में अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन को देश की उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसमें अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से औसतन लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने में अनुरक्षण करने के साथ साथ BRO अति ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुनहर अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सड़क पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के बाद लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सड़क हिमालय की पिरबंजार पर्वतमाला में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। दक्षिण भारत में बेंगलुरु तथा हैदराबाद और उत्तर भारत में दिल्ली, कानपुर, पटना महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में क्यों उभरी है? भारतमाला परियोजना देश के बुनियादी ढांचे के विकास का मार्ग। भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के विकास की परिकल्पना की गई है। इनमें स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ अत्यंत माल ढुलाई को सड़क मार्गों में ले जाने की अपेक्षा है।
इस कार्यक्रम में रिंग रोड, बाईपास, ऊंचे गलियारे के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे नगरों से होकर जाने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सके और उनके संचालन में सुधार लाया जा सके। अब देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई के थाने से 24 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर है। इसका अति विशाल आकार केंद्रीय रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतः भारतीय रेल को 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। देखते रेल मंडल और मुख्यालय। सेंट्रल का मुंबई, ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर, नॉर्दर्न का नई दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, सदर्न का चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न का हुगली, वेस्ट सेंट्रल का मुंबई, वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। मेट्रो रेलवे का कोलकाता में स्थित है। क्या आप जानते हैं रेलवे पट्टी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए। बड़ी लाइन, इसको हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं। इसके पटरियों के बीच की दूरी होती है लगभग 1,676 मीटर। ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई लगभग 63,950 किलोमीटर थी। मीटर लाइन या मीटर गेज, जिसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इसकी लंबाई 2402 किलोमीटर। छोटी लाइन, नैरो गेज कहते हैं इसको। इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 16 से 4 किलोमीटर थी। ये प्राय पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त 40 इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है। कोयले तथा बास चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में सुधार हुआ है। मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह CNG चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचार नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। कोंकण रेलवे के बारे में 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र में रोहा, कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेलमार्ग 140 नदियों, धाराओं तथा 2000 पुलों, 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग का एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान तथा व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्तर व छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। ये मुख्य मार्ग से संसाधनों के स्रोत विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारतीय पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं जल परिवहन के बारे में। भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन तथा भारी वस्तु सामग्री परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में देखते रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। हालांकि इसे रेल परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बाढ़ देने के कारण इनके मार्गों के आसपास नौ संचालन के योग्य नहीं रही। इसी समय भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन उपलब्ध कराया गया, जो कि देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं नदियाँ, नहरें, बस, जल तथा सतही खाड़ियाँ भी आती हैं। देश में राष्ट्रीय मार्गों के विकास और रक्षा का नियमन 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। एक देशव्यापी जलमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को रेल और सड़क परिवहन के किफायती पर्यावरण पूर्वक साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए 111 अंतर्देशीय जलमार्गों, जिसमें से पहले घोषित किए गए 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। पत्तन एवं पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार केरल के पास चलता अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में अपना विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी जल